यानी शोध के चरण, क्योंकि जब मैंने आपको रिसर्च का डेफिनेशन बताया था तो मैंने कहा था कि रिसर्च जो होता है ना, ये बहुत साइंटिफिक और बड़ा सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो रिसर्च करते टाइम हमें व्यवस्था को समझना जो है बड़ा ही आवश्यक हो जाता है कि रिसर्च में क्या व्यवस्था है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हमें मतलब फॉलो करना है ना। तो क्योंकि हम सभी लोग, जो भी लोग इस क्लास में हैं, हम सभी लोग अपने आप में रिसर्चर हैं। कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लोगों ने रिसर्च किया हुआ है, कुछ लोग करेंगे, टू बी रिसर्चर हैं। तो ऐसे में गाइस, रिसर्च करते टाइम आपको ये 8 स्टेप्स मैं आज के क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ। ये 8 स्टेप्स कहीं न कहीं बड़े ही मतलब महत्वपूर्ण हैं और इसको हमें मतलब फॉलो करना ही है। ये एक तरह से आप बायलॉज़ मान लीजिए, एक रूल मान लीजिए, एक एथिक्स के नाते मान लीजिए कि जब भी आप रिसर्च करोगे तो ये 8 के 8 स्टेप्स जो आज के क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल क्रोनोलॉजी में, बिल्कुल सिस्टम में, क्रम में आपको फॉलो करना है। तो हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हमारा विषय है, जो टॉपिक है वो स्टेप्स ऑफ रिसर्च है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि रिसर्च में जो है टोटल हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है गाइस? आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम। देखो कल भी मैं आपको इस बात को बता रहा था कि जब तक आपको शोध समस्या का नहीं पता होगा, तो आप समाधान कैसे ढूँढोगे? सबसे पहले तो समस्या का तो पता हो ना। तो जब भी आप रिसर्च करोगे गाइस, तो आपको क्या करना है? रिसर्च टॉपिक को फाइंड आउट करना है। रिसर्च टॉपिक का मतलब क्या है कि शोध का विषय, या हम कह सकते हैं इन शॉर्ट की शोध समस्या, कि रिसर्च का प्रॉब्लम। क्योंकि एक बार अगर आपको रिसर्च प्रॉब्लम मिल जाता है, तो आप क्या है कि फिर उस पे इन डेप्थ स्टडी वगैरह करके, है ना, डेटा एनालिसिस करके फिर उसके समाधान के लिए आप जो है अग्रसर होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप गाइस रिसर्च में क्या होता है कि हम कहीं न कहीं रिसर्च के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। यानी रिसर्च का जो है, अगर आपको एक बार टॉपिक मिल गया तो उसके बाद का काम फिर आप स्टार्ट करते हो। दूसरा होता है गाइस कि लिटरेचर रिव्यू करना, यानी कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू, यानी साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण। तो साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण का मतलब क्या है? अब जैसे मान लेते हैं कि आपने कैंसर, या मान लेते हैं कोई भी बीमारी, आज के टाइम पे कई सारे ऐसे डिजीज हैं जो हमारे पास हैं, कई सारे ऐसे डिजीज हैं जो लगातार मतलब हो रहे हैं, उसका कोई इलाज नहीं। मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें, ऐसे ही हम लोग जैसे आयुर्वेद की आजकल बात कर रहे हैं, आजकल हम लोग नेचुरल साइंस की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, या फॉरगॉटन लिटरेचर की बात कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आज के टाइम पे रिसर्च हो रहा है या हो सकता है। तो आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है ना, उससे संबंधित लिटरेचर रिव्यू, मतलब उससे संबंधित साहित्य की व्यापक समीक्षा, है ना, उसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। आप में से कई लोग कई बार इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि लिटरेचर रिव्यू क्या है। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब मोटे तौर पे यही होता है कि आपका जो टॉपिक है, मान लेते हैं कि आपका टॉपिक जो है वो आयुर्वेद से जुड़ा है, या नेचुरल साइंस से जुड़ा है, या सबऑल्टर स्टडी से जुड़ा है। तो उससे जुड़ा जो भी मतलब साहित्य है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे जुड़ा साहित्य आपको कहाँ मिलेगा? तो शोध गंगा पे मिल सकता है, एकेडमिया पे मिल सकता है ना? कई सारे ऐसे ऑनलाइन लाइब्रेरी हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं, जिसको आप फ्री में एक्सेस करते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी आपको फ्री में, या आपका विश्वविद्यालय आपको देता है। तो उसको यूज करके आप कई सारे रिसर्च पेपर को पढ़ो, कुछ डिसर्टेशन, थीसिस, सिनॉप्सिस, है ना, कुछ डेटा कलेक्ट। तो लिटरेचर का व्यापक समीक्षा ये बड़ा ही आवश्यक होता है। तीसरा है हमारा फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। आपने अपने रिसर्च प्रॉब्लम को भी समझ लिया, आपने अपने रिसर्च प्रॉब्लम को समझ करके उस पे साहित्य की समीक्षा भी कर डाली। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? हाइपोथेसिस बनाएंगे, मतलब परिकल्पना। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है गाइस? परि मतलब पूर्व, कल्पना माने इमेजिनेशन, यानी किसी समस्या का संभावित उत्तर। मान लीजिए गाइस कि कोई भी समस्या है, तो किसी भी समस्या का ना एक पॉसिबल आंसर होता है। मान लेते हैं गाइस कि आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, तो उस प्रॉब्लम के बारे में जब आप पढ़ते हो, उस प्रॉब्लम के जब प्रोस एंड कॉन, मेरिट एंड डिमेरिट, उस पे जब इन डेप्थ स्टडी करते हो ना, तो आपको ये पता लग जाता है कि भाई इसका संभावित समाधान क्या हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको लिटरेचर रिव्यू बोला, तो जब आप किसी भी टॉपिक पे लिटरेचर रिव्यू करोगे ना, तो लिटरेचर रिव्यू करने का फायदा ये होता है कि आपको उस प्रॉब्लम का ना इन डेप्थ पता लग जाएगा कि भाई मेरी जो समस्या है ना, इसका संभावित उत्तर होगा तो होगा क्या। तो उस बेस पे आपको हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, इट मींस टेंटेटिव आंसर, इट मींस पॉसिबल आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन। आपका जो समस्या है उसका एक संभावित उत्तर को हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं, जो स्टेप 3 है। अच्छा, हाइपोथेसिस को पाने के लिए आप कई तरह के रिसर्च क्वेश्चंस भी बना सकते हो। गूगल फॉर्म आजकल तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमारे पास इतने सारे तरीके हैं। जैसे गूगल फॉर्म हम लोग कर सकते हैं क्रिएट, या फील्ड में जाके ऑफलाइन भी आप कलेक्ट कर सकते हो डेटा। तो इस तरह से हम लोग रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, और उसके आधार पे हम लोग एक हाइपोथेसिस मान लेते हैं कि हाँ भाई, मेरे प्रश्न का ये संभावित उत्तर होगा। और हाइपोथेसिस बना लेने से क्या है ना कि भटकाव कम होता है।
क्योंकि गाइज रिसर्च जो है ना ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें 2 साल 3 साल 6 महीना समय लगता है। तो एक टेम्परामेंट मेंटेन कर पाना फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नॉट ईजी एट ऑल, है ना। अब मान लीजिएगा इसकी आज आपने रिसर्च स्टार्ट किया और आपका रिसर्च 3 साल में खत्म होगा, तो पूरे 3 साल तक एक टेम्परामेंट को मेंटेन करना, एक माइंडसेट को मेंटेन करके रखना बड़ा ही कठिन और जटिल होता है। ऐसे में अगर आप हाइपोथेसिस बना लोगे ना, तो क्या है कि आपको हमेशा पता रहेगा, आपको आपका लक्ष्य हमेशा पता रहेगा। और जब आपको आपका लक्ष्य हमेशा पता रहेगा कि भाई मेरा प्रॉब्लम और मेरा उत्तर ये है, तो क्या है कि आप कभी भी डाइवर्ट नहीं होंगे अपने टॉपिक से। इसलिए हाइपोथेसिस की बड़ी भूमिका मानी जाती है रिसर्च में। इसके बाद का ये जो चौथा हमारा स्टेप होता है वो होता है रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करना। रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। हम किसी भी कार्य को करते हैं ना, अगर योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो उसका लाभ हमें हमेशा मिलेगा। और आप किसी भी काम को बिना योजना, बिना किसी प्लानिंग के करोगे ना, तो आपके फेल होने के चांसेस हमेशा बढ़ेंगे। आपने ये नोटिस किया होगा कि हम लोग किसी कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमारे पास पूरा एक प्लान होता है, पूरी एक योजना हम बनाते हैं और उस योजना के तहत हम काम करते हैं। और बिना प्लान के कोई काम करोगे ना, तो आपका समय भी ज्यादा लगेगा, धन भी ज्यादा लगेगा, मेहनत भी ज्यादा करोगे और रिजल्ट भी आपको आपके लायक, आपके अनुकूल नहीं मिलेगा, आपके फेवर में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन माने रिसर्च प्लान, कि भाई प्लान करो कि कैसे काम करना है, कहाँ से फंड इकट्ठा करना है, किससे मिलना है, किसका इंटरव्यू करना है ना, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से जैसे ई बुक्स वगैरह कहाँ से डाउनलोड करना है, मतलब पूरी प्लानिंग, पूरा एक आउटलेट। तो रिसर्च प्लान करना, जिसको हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं, ये बहुत ही मतलब आवश्यक है। ये चौथा स्टेप है हाइपोथेसिस के बाद। और इसको करने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं? डेटा कलेक्शन, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। अब आप कोई भी काम करोगे उसके लिए किताब चाहिए ना। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, हम सभी लोग ज्यादातर तो ह्यूमैनिटीज के ही हैं, तो हमारे में तो टेक्स्ट बुक मेथड ज्यादा चलता है। टेक्स्ट बुक मतलब कि हम लोग अपने रिसर्च को टेक्स्ट सेंट्रिक बनाते हैं, मतलब कि आप जैसे लिटरेचर के हो, हिंदी, इंग्लिश, है ना, या मान लीजिए कि संस्कृत, तो ऐसे में लिटरेचर पढ़ना इट मीन्स किताबें पढ़ना, क्योंकि जितनी किताबें आप पढ़ोगे उतना आपको थियरी समझ में आएगा, उतने प्रॉब्लम्स उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो डेटा कलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपने रिसर्च से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करो, मतलब किताबों को कलेक्ट करो, रिसर्च पेपर को इकट्ठा करो, पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह हैं अगर वो है तो उसको इकट्ठा करो और उसको स्टडी करके, उसको पढ़ करके जो है ना अपना एक उत्तर आपको देना होता है। इसके बाद गाइस हमारा छठा स्टेप होता है डेटा एनालिसिस करना। जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो डेटा कलेक्ट तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस भी तो जरूरी है ना। मान लीजिएगा इसकी आपके पास बहुत सारा डेटा आ गया। आज के टाइम पे डेटा की कोई कमी नहीं है, विकिपीडिया, गूगल, है ना, और ऑनलाइन इतने तरह के हमारे पास माध्यम है कि आपके पास डेटा कलेक्ट करना इज अ वेरी इजी थिंग। आप ऑनलाइन सर्च करो, कुछ भी मिल जाएगा, चैट जीपीटी आ गया, मतलब हर कुछ आपको 24/7 आपके, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको इन्फॉर्मेशन। आज के ये तो, इसको तो कहते ही है एज ऑफ इन्फॉर्मेशन। आज जो हमारा काल चल रहा है, ये जो कालखंड है, इसको तो एज ऑफ इन्फॉर्मेशन ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ गाइस इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है। मतलब हर जगह कुछ भी चाहोगे आपको चैट जीपीटी, गूगल बताता है ना। तो ऐसे में गाइस डेटा एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सारा डेटा आपके काम का नहीं है। तो ऐसे में डेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया, जो भी किताबें, जो रिसर्च पेपर, उसको फिर आप कर्टेल करो, मिनिमाइज करो और ये देखो कि भाई आपके काम का क्या है, जो आपके काम का है फिर उस बेस पे आपको वो करना है। इसके बाद गाइस हमारा सातवां होता है जनरलाइजेशन एक्सप्लेनेशन, यानी सामान्यीकरण करना तथा व्याख्या करना। इट मीन्स कि आपके जो भी फाइंडिंग्स आए आप उसको एक्सप्लेन करो, उसको जनरलाइज करो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मतलब क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ गाइस जो लास्ट रिपोर्ट है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, यानी शोध प्रतिवेदन तैयार करना, ठीक है। लास्ट में जो है हमारा वो क्या होता है? शोध प्रतिवेदन को तैयार करना। इट मीन्स कि जब आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए कि आपने अपना थीसिस कंप्लीट कर लिया, अपना डिसर्टेशन कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद क्या है कि आपको रिसर्च रिपोर्ट बनाना है। रिसर्च रिपोर्ट बनाना है, इसका मतलब क्या होता है गाइस कि एक समरी बतानी होती है। क्योंकि मान लीजिए कि आपके फाइंडिंग्स है, अब आपके फाइंडिंग्स मान लीजिए 200 पेजेस के हैं, 150 पेजेस के हैं, या बहुत लेंदी है, बहुत डिटेल्ड है, तो उतना पढ़ पाना किसी के लिए भी मतलब संभव नहीं होता। तो ऐसे में क्या है गाइस, रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है? इन शॉर्ट होता है, जैसे 500 वर्ड, 600 वर्ड, 1000 वर्ड, 1500 वर्ड, या मान लो 5 से 6 पेजेस में। अब मान लीजिए गाइस कि आपने किसी बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काफी डिटेल भी हो सकता है, तो उतना डिटेल में तो सब नहीं पढ़ सकता ना, आम जनमानस तो नहीं पढ़ पाएगा। अगर आप उसको इन शॉर्ट बताओगे तो कोई भी पढ़ लेगा। तो इसलिए रिसर्च रिपोर्ट हम बनाते हैं, मतलब कि अपने पूरे रिसर्च को कम से कम शब्दों में, 200 वर्ड, 400 वर्ड, 500 वर्ड में क्या करते हैं, पूरे रिसर्च को जो है ना हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारा गाइस टोटल माने 8 स्टेप्स है। टोटल क्या है? ये 8 स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और हमें फाइंडिंग्स मिलता है।
इसके साथ ही साथ गाइस इसमें एक चीज़ है लिटरेचर रिव्यू की, जो जैसे मैं बात कर रहा था कि साहित्य की व्यापक समीक्षा। तो कई सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर लिटरेचर रिव्यू हम कैसे कर सकते हैं? तो देख सकते हो गाइस कि लिटरेचर रिव्यू अगर आपको करना है ना, मतलब आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है, आपका जो रिसर्च का टॉपिक है, उसका अगर आप लिटरेचर रिव्यू करना चाहते हो तो उसमें बहुत तरीके होते हैं। जैसे एक होता है कि आप जैसे टेक्स्ट बुक है, किताबें, मान लेते हैं गाइस कि आप गांधी जी पे कुछ काम कर रहे हो या बी आर अम्बेडकर पे कुछ काम कर रहे हो, या मान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर पे आपका कुछ रिसर्च है, या कालिदास पे है ना, या वान भट्ट पे है, कोई भी लिटरेचर हो चाहे सोशल साइंस से जुड़ा विषय हो, तो टेक्स्ट बुक जो है ना बहुत बड़ा माध्यम होता है, क्योंकि किताब आपके पास होगा तो आप पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे तो आपको बहुत तरह की नई नई बातें, नया डेटा जो है पता लगता है। इसके अलावा रिसर्च पेपर पढ़ना, उसको इकट्ठा करना, आर्टिकल जो कॉन्फ्रेंस में पढ़े जाते हैं, हम में से सभी लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पेपर प्रेजेंट करते हैं, तो वो जो आर्टिकल वहाँ हमें मिलता है वो भी हमारे लिए लाभप्रद है। ऐसे ही थीसिस, है ना, आप जिस भी टॉपिक पे काम करोगे हो सकता है उस टॉपिक पे किसी ने थीसिस ना लिखा हो, लेकिन उससे मिलता जुलता थीसिस निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा, है ना, ऑनलाइन मिल जाएगा, शोध गंगोत्री, शोध गंगा वगैरह पे, और भी कई सारे ऐसे हैं, रिसर्च गेट वगैरह, जहाँ पे आपके टॉपिक से मिलता जुलता कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा थीसिस, तो वो आप पढ़ सकते हो, वो भी आपका लिटरेचर रिव्यू में आ जाएगा। मैगजीन पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट यूज कर सकते हो, ऑडियो वीडियो यूज कर सकते हो, इंटरव्यू या हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये अलग अलग गाइस हम कह सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू है, यानी इन सोर्सेस को हम लोग यूज करके आप अपना लिटरेचर रिव्यू क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। और लिटरेचर रिव्यू गाइस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको करने के पश्चात ही जो है ना, अगर इसको जब आप करते हो तो इसको करने के पश्चात ही आपको क्या है कि हाइपोथेसिस मिलता है। अगर आपको हाइपोथेसिस पाना है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि समस्या का संभावित उत्तर, पॉसिबल आंसर टू अ सर्टेन क्वेश्चन, जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम है उसका एक संभावित उत्तर तभी आपको मिलेगा जब आप एक अच्छी लिटरेचर रिव्यू करोगे। इसलिए आप में से आप जब भी पीएचडी करने जाओगे ना, तो आपको शुरुआती दौर में यही बोला जाता है कि भैया लिटरेचर रिव्यू करके आओ। और लिटरेचर रिव्यू करके आना जो है ना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू करने से ना आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि भाई मेरे टॉपिक में क्या बातें हैं, मेरे टॉपिक में क्या स्कोप है, किस तरह की चीजें हम कर सकते हैं, क्या इसका फर्दर जो है क्या लिमिटेशंस हैं। तो लिटरेचर रिव्यू कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक तरह से केंद्र बिंदु होता है, एक हार्ट होता है, रिसर्च का एक हार्ट है वो। उसको सही से करना, उसको एथिकली करना, उसको नैतिकता के साथ करना, न्यायपूर्ण तरीके से करना, है ना, और अंतोगत उसको सत्यापित करना, वेरीफाई करना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मतलब माना जाता है। ठीक है। इसके बाद गाइस जो दूसरा हमारा एक, ये तो मैंने आपको 8 स्टेप्स बता दिए, और हम कह सकते हैं कि 8 के जो 8 स्टेप्स है ना, ये आपको क्रोनोलॉजी में, सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर इसको आप अच्छे से फॉलो करते हो ना तो आपका रिसर्च क्या है ना वैलिड माना जाता है, मतलब मान्य होगा। और इसको अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपका रिसर्च क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाता है। ठीक है। तो ये 8वां स्टेप्स क्या है, हमारे लिए संविधान की तरह है। जो भी रिसर्चर है, जो भी शोधार्थी है, तो शोधार्थी के लिए ये 8वां स्टेप एक संविधान की तरह है, एक बायलॉज है, जो हमें मतलब मानना ही है। इसमें कोई इफ और बट नहीं हो सकता, आपको मानना है और पूरे सीक्वेंस में मतलब इसको फॉलो करना है। इसके बाद गाइस हम लोग रिसर्च मेथड्स पे आते हैं। कल आप में से कोई पूछ रहे थे सर कि रिसर्च मेथड आप बताइए कि रिसर्च मेथड क्या होता है, कि भाई कौन से विधियों को हम लोग, किस विधि से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो देख सकते हो गाइस कि अलग अलग रिसर्च के मेथड्स होते हैं। एक होता है रिसर्च टाइप यानी शोध का प्रकार, और एक होता है शोध की विधि। तो शोध की विधि में अगर आप देखिएगा तो 3-4 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जैसे पहला है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि, जहाँ पे गाइस आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, मान लेते हो गाइस कि कोई आपका प्रॉब्लम है। जैसे आप अगर लैब में कभी बचपन में, हम सभी लोग साइंस लैब में तो जाते थे ना, तो साइंस के लैब में क्या होता था, हीट एंड ट्रायल। जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग ना अलग अलग तरीके से मतलब सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी एक प्रॉब्लम को आपने 10 तरीके से समाधान का कोशिश किया, तो कोई एक तो चलेगा ना। अगर मान लीजिए गाइस कि मैंने आपको मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम दिया, अब मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम को हल करने का कई सारा तरीका है, तो आप मान लो कई सारे तरीके को अप्लाई करोगे तो हो सकता है कोई एक तरीका काम में आ जाए, जिसको कहते हैं ना प्रोबेबिलिटी यानी गेस के आधार पे। तो ये होता है गाइस आपका मतलब कि एक्सपेरिमेंटल, जहाँ पे आप प्रयोग करते हो। और प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रिजल्ट आपको मिल जाता है। आपको क्या है, आउटपुट जो है वो मिल जाता है। ठीक है। दूसरा है गाइस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक, जहाँ पे आप गाइस चीजों को डिफाइन करते हो, डिस्क्राइब करते हो। डिफाइन करना, जो कल भी मैं आपको बता रहा था कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, किसी भी चीज को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। तीसरा होता है गाइस हिस्टोरिकल, जो अभी हम पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, जहाँ पे इतिहास आधारित हम लोग रिसर्च करते हैं, इतिहास केंद्रित।
जैसे इतिहास में क्या चीज़ें हुई उसको खंगालना, पुराने चीज़ों से कंपेयर करना, जो प्रीवियस हमारे वर्क्स हैं, प्रीवियस हमारे पेपर्स हैं, उसको हमें कंसीडर हम लोग तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, जहाँ पे हिस्ट्री का मतलब क्या है, जो पूर्व में हुई चीज़ें, जो पूर्व में जो भी अनुसंधान हुए हैं, पूर्व के जो भी फाइंडिंग्स हैं, तो उसको हम लोग ध्यान में रख करके काम करते हैं। और चौथा है गाइस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, माने गुणात्मक गुणात्मक और मात्रात्मक विधि। तो ये भी गाइस, ये 4 अलग-अलग विधियां हैं, ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन से रिसर्च के मेथड को मतलब अप्लाई करते हो। ये चारों आपके लिए है, इन चारों में से आप जो चाहें, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल होगा, आप उसको जो है साथ लेके चल सकते हो, उसको यूज करके रिसर्च अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। अब गाइस एक रिसर्च की विधि आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड है। हिस्टोरिकल, जैसा कि मैंने आपको बोला, नाम से ही पता लग रहा है, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास से जुड़ा है ना। इतिहास से जुड़ा है का मतलब जो भी गाइस ऐसी चीजें, खास करके हिस्ट्री से जुड़ी चीजें, हम में से सभी लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री मतलब पुरानी चीजें जो पहले घटित हो चुकी हैं, है ना। जो क्या है कि जो पहले घटित हो चुके हैं, तो जो भी चीजें मान लीजिए कि पहले घटित हुई है ना, उसको पढ़ना, उसको यूज करना, उसका विश्लेषण करना जो है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में आता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं गाइस जो भूतकाल में जो भी चीजें हुई है, देखिए हिस्ट्री हमेशा 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 हमें टीच करता है। हिस्ट्री ऑलवेज टीचेस। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, वो गलती कम करते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ोगे ना तो गलती कम करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भैया क्या करने से क्या होता है और क्या नहीं करने से क्या होता है। तो हिस्ट्री हमें हमेशा क्या करता है, टीच करता है, सिखाता है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, डूज एंड डोंट्स बताता है। तो हिस्ट्री से क्या है गाइस कि पुरानी चीजों में भी एक समझ हमारी बढ़ती है, एक सूझ बढ़ती है। और कहीं ना कहीं गाइस हमें एक लेसन, एक लर्निंग मिलता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, प्रेजेंट में, यानी हम अपनी प्लानिंग भी कर पाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं गाइस कि हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत। और आज के समय में तो देखिए पूरा भारत सरकार ने इतिहास संकलन ही बनाया हुआ है, जहाँ पे गाइस हम लोग हिस्ट्री को कहते हैं ना, हिस्ट्री रिकलेक्शंस, हिस्ट्री रिकलेक्टेड। तो आज के टाइम पे तो यूजीसी और पूरा इतिहास संकलन जो कि पूरा हिस्ट्री पे ही काम करता है, पुराने पुराने किंग्स और क्वीन के बारे में, और पुराने एम्परर कब क्या हुआ तो उसके बारे में। तो हिस्टोरिकल रिसर्च, आप में से भी कई लोग हैं जो माइथोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, या जो हिस्ट्री से जुड़ी जो पुरानी चीजें हैं उसको खंगालना चाहते हो, जो जैसे आर्कियोलॉजी है ना, तो आर्कियोलॉजी से जुड़ा विषय या पुराना कोई इतिहास का विषय, तो ऐसे में आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हो। ठीक है। और हिस्ट्री पढ़ने से गाइस आपको वर्तमान का तो खैर सीख मिलता ही है, भविष्य का भी एक सीख मिल जाता है कि भाई फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है। अगर गाइस हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि ऐतिहासिक अनुसंधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला ये कि भाई फ्यूचर के लिए सतर्क होना। फ्यूचर को का आपको पता लग जाता है, आपको शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में नया दिशा, आपको एजुकेशन, सोशल साइंस, है ना। और इसके साथ ही साथ गाइस जो ओरिजिन है, किसी भी एक्शन का जो ओरिजिन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गाइस आज हम लोग कोई काम कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कोरोना का। कोविड हुआ था ना 2020 में, जो कोविड आया था, तो उसका जो मेडिसिन बना था ना, उसमें भी हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ था। क्योंकि देखिए ब्लैक जो हमारे पेंडेमिक आया था 2020 में, तो इस तरह का पेंडेमिक गाइस मतलब कई बार आ चुका है। अगर आप 20th सेंचुरी में जाइएगा तो 2-3 बार, 21st सेंचुरी में भी 2 बार आया है। तो 2003 में स्पेन में आया था एक ऐसा वायरस जो कि कोविड से मिलता जुलता था। तो WHO ने क्या किया कि भाई स्पेन में ऐसा वायरस था, उस टाइम पे जो वैक्सीन बना उसको बेस बना के उस पे स्टडी करा, उस पे रिसर्च किया, और फिर देखा कि भाई इसका क्या दवाई हो सकता है, क्या वैक्सीन हो सकता है। और 2003 के वैक्सीन से मिलता जुलता ये 2020 वाला वैक्सीन डेवलप किया गया। तो ये भी तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल है ना, कि आप पुरानी, मतलब जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराने हमारे तथ्य हैं, उसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं ना। इससे हमें क्या होता है, फायदा मिलता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ गाइस अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें कि स्टेप्स क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च के, अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें तो इसके करीब 4-5 स्टेप्स हैं। ठीक है। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो इसके 4-5 स्टेप्स, जैसे अभी मैं आपको रिसर्च के भी स्टेप्स बता रहा था कि शोध के क्या क्या स्टेप्स हैं, तो ऐसे ही जब आप हिस्टोरिकल रिसर्च करोगे ना तो इसके भी 5 स्टेप्स हैं। जैसे पहला है कि भूत के आधार पे वर्तमान को समझना, भविष्य को समझना। ठीक है। इससे अगर आप पुरानी किताबें पढ़ोगे, पुराने रिकॉर्ड्स को पढ़ोगे, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ोगे, या पुराने मैगजीन वगैरह को देखोगे, पुराने जो है ना कई तरह के कोर्ट के जजमेंट्स को देखोगे, तो उससे आपको बहुत आइडिया लग जाता है। ठीक है। अब अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम। अगर आप हिस्टोरिकल रिसर्च भी कर रहे हो तो हिस्टोरिकल रिसर्च करते टाइम भी सबसे पहले क्या है कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम को पता लगाना, कि शोध समस्या। क्योंकि एक बार अगर आपको शोध समस्या का पता लग गया तो भाई फिर आप उस पे स्टडी कर सकते हो, फिर आप समाधान के प्रति मतलब आगे बढ़ सकते हो। दूसरा है गाइस हाइपोथेसिस बनाना।
यानी हिस्टोरिकल रिसर्च में आपको क्या करना है, शोध समस्या के बाद उसका हाइपोथेसिस कैसे बनेगा उस पर विचार करना है, हाइपोथेसिस बनाना है। तीसरा गाइस की डेटा कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ फैक्ट। ये हिस्टोरिकल रिसर्च का तीसरा स्टेप है कि भाई आप डेटा कलेक्ट करो, फैक्ट को कलेक्ट करो, क्योंकि हिस्ट्री में तो गाइस फैक्ट मायने रखता है ना। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप जो कह रहे हो वो ठीक है, कैसे ठीक है, तो उसके लिए फैक्ट को कलेक्ट करो, डेटा कलेक्ट करो। तब जाके चौथा होता है गाइस हाइपोथेसिस को एग्जामिन करना, यानी उसका मतलब जांच करना। और लास्ट में होता है गाइस इंटरप्रिटेशन एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट, यानी परिणामों की व्याख्या और पुनर्व्याख्या। ये चीजें यानी टोटल जो है ना 5 स्टेप्स होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के। ये 5 स्टेप्स जो है कहे गए। और इसमें भी अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें, यानी जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो इसके भी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज में, जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी सोर्स है, जैसे प्राथमिक स्रोत है, तो प्राथमिक स्रोत में क्या आ सकते हैं, मान लीजिए पुराने जो जजमेंट्स हैं कोर्ट के, जो 1800 1700 के, कोर्ट तो हमेशा था ना, ब्रिटेन जो ब्रिटिश थे तब भी कोर्ट था, या उससे पहले भी जजमेंट्स वगैरह, तो उन जजमेंट्स को आप रिकॉर्ड के नाते यूज कर सकते हो भाई कि उस टाइम पे क्या हुआ। ऐसे ही पुराने कई तरह के कार्यालय के रिपोर्ट्स हैं, सरकार के रिपोर्ट्स हैं, है ना, या कुछ एडवर्टीजमेंट का लेटर है, या पुरानी मान लीजिए पांडुलिपि है, पुरानी किताबें हैं, तो इन चीजों को आप प्राइमरी सोर्स के नाते यूज कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। ये आपको म्यूजियम में, लाइब्रेरी में मिल जाएगा। कई सारे ऐसे पुराने लाइब्रेरीज हैं जिसमें आपको ऐसे कई सारे डेटा मिल जाएंगे जो आज से 500 400 साल पहले, है ना। और सेकेंडरी सोर्स में गाइस हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हिस्ट्री के बुक्स। जो हमारे हिस्ट्री के बुक्स है ना, हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको डेटा नहीं मिल रहा है, अगर मान लीजिए कि आपको डेटा नहीं मिल रहा है, तो डेटा कलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका एक ये भी है कि भैया हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ो। अगर मान लीजिए कि आपको पुराने रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे, तो पुराने रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे तो ऐसे में आप हिस्ट्री की किताबों को पढ़ सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री की किताब पढ़ने से भी हमें नॉलेज मिल जाता है, पता लग जाता है कि भाई क्या बात है, क्योंकि किताबों में तो पूरा एक सार होता है ना, पूरा एक समरी मिल जाता है कि भाई कब क्या हुआ और कौन से लेखक क्या बात कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर इवेंट और सिचुएशन के बारे में, सर्कमस्टांस के बारे में। तो किताबें भी हमें मदद करती है, वो सेकेंडरी सोर्स के नाते हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद गाइस हम लोग आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक प्रश्न आता है कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है और कई बार इसको लेकर के जो है कंफ्यूजन भी होता है कि भाई प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या है। तो गाइस प्राइमरी डेटा की जब हम बात करते हैं ना, तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या है। प्राइमरी का मतलब होता है गाइस जिसमें आपने किसी की मदद नहीं ली है, जिसमें आपने इंटरनेट की मदद नहीं ली, जिसमें आपने किसी और कार्य को मदद नहीं लिया, खुद से आपने किया, खुद से बिल्कुल जीरो से हीरो ले। मान लेते हैं कि आपका कोई टॉपिक है और उससे जुड़ा जो तथ्य है, खुद से आप फील्ड विजिट कर रहे हो, गांव में जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, बातें कर रहे हो, और उस आधार पे आपने जो है ना अपना एक डेटा बनाया, तो उसको कहते हैं गाइस प्राइमरी सर्वे। आप समझ रहे हैं कि खुद से आप गए, फील्ड में गए, लोगों से मिले, इंटरव्यू किया, क्वेश्चनेयर बनाया, बातचीत की, उनके व्यू पॉइंट्स को जाना, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सर्वे, जो कि बहुत ही सुटेबल, बहुत सटीक माना जाता है, क्योंकि इसमें आप खुद से रूबरू होते हो, लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो, उसका सॉल्यूशन सोचते हो। ये बड़ा ही सटीक और उपयुक्त माना जाता है। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि आपका मेहनत बहुत लगेगा, आपका समय बहुत लगेगा, धन बहुत लगेगा, बहुत धन लगता है, क्योंकि आपको गाइस खुद से जाना है, विजिट करना है, रहना है, लोगों से बातें करनी है, तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। जब हम सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं, जो आजकल बहुत प्रचलन में है, बहुत पॉपुलर है, कॉमन ट्रेंड है, तो सेकेंडरी में क्या होता है, जो चीजें इजीली, जैसे मान लीजिए गूगल पे बहुत चीजें, इंटरनेट पे चीजें भरी पड़ी है ना। और आज के टाइम पे हम लोग सब लोग रेडीमेड चीजें चाहते हैं। हम थोड़ी ना चाहेंगे कि भाई हमें खुद से जो है खेती भी करना पड़े, फसल भी उगाना पड़े, फिर हम खाना। आज के टाइम में हम सब लोग पिज्जा बर्गर वाला जमाना है। ये जो जमाना है ये क्या है, पिज्जा बर्गर और मैगी वाला जमाना है। हम सभी लोग रेडीमेड चाहते हैं, भाई बना बनाया दो मुझे, मैं खुद से नहीं बना सकता। तो ऐसे में सेकेंडरी क्या आएगा ही, जब आप गूगल का यूज कर रहे हो, इंटरनेट। अब मान लीजिए कि आपका जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे पहले तो कुछ ना कुछ काम होता ही है, हुआ ही है। अब आपने क्या किया, उसी चीज को मतलब बेस बना के, उसी को पढ़ करके, रीड आउट करके आपने अपना एक थीसिस तैयार कर दिया, या कुछ डेटा निकाल लिया, तो इसको बोलते हैं गाइस सेकेंडरी डेटा, है ना। सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है, जो चीजें मान लीजिए कि ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, या इंटरनेट पे, या विकिपीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आपने क्या किया, यूज कर लिया, डाउनलोड कर लिया, उसी को 10 बार पढ़ लिया, उसी में से कुछ नया ढूंढ करके अपना रिसर्च आपने कर लिया। तो आपको कहीं जाना तो पड़ा नहीं, आपको कहीं जाना तो पड़ा नहीं। इसमें क्या हुआ कि आपका समय भी कम लगा, आपका धन भी कम लगा, मेहनत भी कम लगा, यानी टाइम, लेबर, मनी तीनों कम लगा। हालांकि इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये बहुत सटीक और उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि मान लीजिएगा इसकी कोई चीजें गूगल पे है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सही होगा। कोई चीजें आपको ऑनलाइन मिल गई, जरूरी थोड़ी उसे। एक होता है कि जब आप खुद से जाकर के लोगों से मिले, बात किया, तो वो सटीक होता है, उपयुक्त, वो गलत होने के चांसेस कम होते हैं। बट जो चीजें आपने इंटरनेट से निकाला, कई बार कॉपी पेस्ट कर लिया, कई बार किसी और का कुछ लिखा हुआ को आपने सही मान लिया, जरूरी नहीं ना है
कि जो चीज़ें इंटरनेट पे है वो सही होगा, सोशल मीडिया पे है तो सही होगा, वो कई बार ज़्यादातर तो गलत होता है वो। तो इसलिए गाइस हम ये मानते हैं कि सेकेंडरी डेटा जो है वो उपयुक्त कम होता है। हाँ, समय धन आपका कम लगेगा, मेहनत कम लगेगा, लेकिन उपयुक्त कम होता है, बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हो पाता प्राइमरी की तरह। प्राइमरी में पैसा ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगता है, लेकिन जो डेटा कलेक्ट करते हो बड़ा ही मतलब कारगर सिद्ध होता है। इसके अगर हम मेथड्स की एक बार बात करें गाइस, तो प्राइमरी में क्या होता है कि आप इंटरव्यू कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको मैं किसी चीज़ का विशेषज्ञ हूँ, तो आप मेरे से इंटरव्यू करोगे, नई बातें मैंने आपको बता दी। ऐसे ही आप सर्वे कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। जबकि सेकेंडरी डेटा में हम लोग क्या करते हैं, जो भी बुक ऑलरेडी पब्लिश है, जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश है, जो डेटा ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल, उसको हम लोग मान लिया रीड आउट करते हैं। जो ऑलरेडी आज, पहले तो मान लीजिए बुक परचेज भी करना पड़ता है, अब तो सारी चीज़ें गाइस ऑनलाइन अवेलेबल है। आज के टाइम पे तो सारी चीज़ें क्या है कि ऑनलाइन अवेलेबल है। तो अब तो क्या है कि और भी मतलब हमारे लिए चीज़ें मतलब ईज़ी हो गई है, एक्सेसिबल हो चुकी है कि हमें किताब भी परचेज़ नहीं करना, सारा ऑनलाइन। कई सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो आपके यूनिवर्सिटी ही मान लीजिए कि आपको उसका एक्सेस दे देगा, आईडी पासवर्ड, और आप बुक वगैरह डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रिंट आउट कराना है कराइए, नहीं तो ऑनलाइन भी पढ़िए। तो ये सारा क्या है गाइस कि सेकेंडरी डेटा का सोर्स है, जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये बड़ा ही मतलब हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियल होता है। इसके साथ साथ गाइस सैंपल साइज को कल मैं आपको बता रहा था कि सैंपल साइज क्या होता है। इसमें देखिए सैंपल साइज, किसी भी रिसर्च जब हम करते हैं ना, तो रिसर्च के अंदर जो है ना सैंपल साइज का मेरी आवाज आ रही है गाइस? एम आई ऑडिबल? जी सर। जी सर। मैं ये कह रहा था कि रिसर्च में जो सैंपल साइज है ना, इसका बहुत महत्व है। सैंपल छोटा बड़ा करना ये आपके ऊपर, हमारे ऊपर होता है। मान लीजिए कि आपका रिसर्च है और आपके पास टाइम कम है, संसाधन कम है, पैसा कम है, मेहनत भी आप कम करना चाहते हो, सैंपल छोटा रखिए। मान लीजिए कि किसी एक छोटे डिस्ट्रिक्ट पे आप रिसर्च कर सकते हो। मान लीजिए कि आप हरियाणा रहते हो, तो हरियाणा के छोटे से मान लीजिए रोहतक डिस्ट्रिक्ट पे आपने कुछ काम कर लिया। आपका सैंपल साइज छोटा है तो कम समय में कम धन में काम कर लोगे। और आपको है कि नहीं भाई मैं बड़े सैंपल है, पूरे भारत पे मैं काम करूं, कि मेरा कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो पूरे भारत के समस्या का समाधान करता है। तो ऐसे में सैंपल साइज बड़ा होगा तो पैसा ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगा, एफर्ट ज्यादा लगेगा। तो सैंपल साइज ये बहुत मायने रखता है कि आपका रिसर्च का सैंपल साइज कैसा है, छोटा कि बड़ा। अगर छोटा होगा तो समय कम लगेगा, लेकिन हाँ जितना बड़ा सैंपल साइज होता है गाइस, उतना मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभान्वित हो पाते, ज्यादा लोग बेनिफिशियल आपके रिसर्च के फाइंडिंग से हो पाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का सैंपल साइज आप रखते हो, छोटा या बड़ा। अब मैं चाहूँ तो 50 लोगों पे भी रिसर्च कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो 5000 लोगों को भी मतलब अपना सैंपल साइज बना सकता हूँ। तो ये था आज के क्लास में। मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, जैसे प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या है, या स्टेप ऑफ रिसर्च, यानी जो टोटल हमारे 8 स्टेप्स हैं रिसर्च के, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। इसमें एक दो टॉपिक और हमारा है, जो मैंने जैसे रिसर्च के जो कुछ ऐसे साइटेशंस वगैरह हैं, इंडेक्सिंग है ना, तो उसको भी मैं आपको कल के क्लास में बता दूंगा। तो हमारा रिसर्च का जो मतलब इम्पोर्टेंट है, खास करके एज फार एज आवर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तो वी विल कवर दोज पोर्शंस, ओके, एटलीस्ट। तो यही था। आप में से किन्हीं को कोई डाउट है आजकल में जो भी हमने रिसर्च के संदर्भ में पढ़ा है? किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछिए। किन्हीं को भी कोई क्वेश्चन पूछना है रिसर्च से रिलेटेड तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, आई वाज हैविंग अ डाउट कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो जैसे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा है, तो सर आजकल तो जैसे अगर हम डेटा की बात करते हैं तो अगर हम गूगल से रेफरेंस ले रहे हैं या किसी बुक से रेफरेंस ले रहे हैं एज ए सेकेंडरी डेटा में, तो हम उसको लाइक पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आई हैव टेकन दिस रेफरेंस फ्रॉम गूगल और सम बुक और सम अदर थिंग। बट जहाँ तक अगर आज के दौर की बात करें तो चैट जीपीटी भी है, तो वहां से अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो फिर उसको कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, लाइक प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए जो चीजें आप चैट जीपीटी से ले रहे हो ना वो सेकेंडरी ही है। वो प्राइमरी तो देखो, चैट जीपीटी में क्या है कि आप जैसा उसको कीवर्ड देते हो वैसा वो आपको रिस्पॉन्स करता है। बट क्योंकि आपने ऑलरेडी मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज आप कर रहे हो, है ना, आप एक सिस्टम का यूज कर रहे हो,
आप वो आपका खुद का तो किया हुआ है नहीं, उसमें आप टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी सोर्स में ही आएगा। एक बात, दूसरी बात आप ये कह रहे हो सर ये पता कैसे लगेगा, तो आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हो गए ना कि वो मतलब पाताल से भी चीजों को निकाल लेते हैं। मतलब रिसर्च के दुनिया में ऐसे जैसे टर्निटिन है, उरुकुंड है, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर है ना जो कि आपका मतलब एक एक चीज बता देगा कि आपने कौन सा डेटा कहाँ से लिया है, चाहे चैट जीपीटी से लिया हो, चाहे गूगल से लिया हो, शोधगंगा कहीं से भी लिया हो। मेरा कहने का मतलब है कोई सा भी सोर्स आपने यूज किया है ना, टर्निटिन जो है ना एक एक चीज बता देगा। वहां पे फिर पकड़ में आ जाता है कि आपने उसमें चैट जीपीटी यूज किया। वरना तो क्या होगा कि सब लोग फिर चैट जीपीटी यूज करके ही रिसर्च कर लेंगे ना, तो उसका तो फिर ऐसी कोई रिलायबिलिटी तो होगी। ड्रिल बिट है सर, ड्रिल बिट पकड़ लेगा। ड्रिल बिट, हाँ राजीव जी, ड्रिल बिट और भी मतलब आप कह सकते हो कि बड़ा ही प्रभावशाली है, वो इफेक्टिव है। वो तो और भी छोटी छोटी चीजों को अंडर स्कोर कर लेता है, मतलब पकड़ में आ जाता है ड्रिल बिट से। क्योंकि चैट जीपीटी हर मतलब जो भी जनरेट करता है ना सर, सारा हिस्ट्री वहाँ पे भेजता है, जिस वजह से सारे एआई जितना भी कुछ करता है सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आप चैट जीपीटी को पढ़ाई के लिए यूज करिए, कंपैरिजन एनालिसिस के लिए यूज करिए, बट उसको यूज करके चीजों को एज इट इज लिखना ठीक नहीं है। हाँ, उससे आप कंटेंट इकट्ठा करो, उसको यूज करके आप पढ़ सकते हो, नई नई बातें पता कर सकते हो बहुत कम समय में, है ना। पहले के टाइम में तो ये सब अवेलेबल भी नहीं था। अब ये है कि आप 24/7 जब चाहो तब कोई सा भी डेटा कलेक्ट कर लो, तो ये आप उसकी मदद लो, लेकिन एज इट इज अगर आप लिखोगे तो वो ड्रिल बिट पे तो पकड़ में आ जाता है। राइट सर, थैंक यू सर। चलिए, तो जो आज हमने क्लास में किया गया इसका नोट्स मैं अभी आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ, उसको आप देखिए। बाकी हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। कल आई थिंक ट्यूसडे है, तो कल एक बार हम लोग 10 बजे सुबह भी बैठेंगे ना। कल एक बार सुबह 10 बजे मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन कराऊंगा, तो मॉर्निंग में 10 बजे मैं लिंक आपको 9 बजे भेजूंगा, तो 10 बजे कल मॉर्निंग में हम लोग एक बार बैठेंगे। सर इतना ही आप सर इस ग्रुप में मैं ऐड नहीं हुआ, मुझे क्लास का रेगुलर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। आप मेरा नंबर सर, मेरा नंबर आपके पास है 9582444090, उस पर व्हाट्सएप कर दिया है। नहीं सर, नंबर मैं जोड़ लूंगा, मैं देख लेता हूँ। मैसेज किया भी नहीं, तो नॉर्मल ठीक है, मैं ऐड कर लेता हूँ थोड़ी देर में, आपको ऐड कर लेता हूँ। बाकी कल मिलते हैं 10 बजे, कल मिलेंगे, मैं लिंक आपको 9 बजे भेज दूंगा। कल मिलते हैं मॉर्निंग में। टिल द टाइम, be happy and take care of yourself. Have a good day. Bye. Sir, sorry to interrupt, sir. Sir, I want the group link. I got this link from somewhere else. वैष्णवी मैम, आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखिए, आप उस पर मुझे बस व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए 9582444090, 9582444090। Please repeat. 9582444090 पे मुझे व्हाट्सएप करें आप, 9582444090। Okay, sir. Thank you. मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको भेजता हूँ, उसको शेयर कर दीजिएगा। Okay, sir. ठीक है, ओके गाइस, कल मिलते हैं, मॉर्निंग में मिलते हैं कल 10 बजे। हैव अ गुड डे। Okay, sir. Thank you.
Mm-hmm.